Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। इस लाइव सेशन का आगाज़ आज बहुत अरसे बाद मैं सुबह सुबह कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस हम पूरी दुनिया को देखने को मिला है। मेरा टाइटल देख कर सबको समझ आ ही गया होगा। और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम करेंगे। आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस भी कर सकते हैं इस लाइव डिबेट में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आज प्रोग्राम बहुत अफ़सरदगी के साथ मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है रतन टाटा की शक्ल में जिसको पूरी दुनिया जो है वो आज डिस्कस कर रही है। तो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो हम भी डिस्कस कर रहे हैं और हमने इनवाइट किया है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू बाजी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आभार है। और आज एक बड़ा ही मतलब समझ लीजिए कि दुख का समय है भारत की जनता के लिए, भारतीयों के लिए। एक महान सपूत को आज हमने खो दिया है। और रतन टाटा जी को मैं कभी जानता नहीं था, मैंने कभी उनको मिला नहीं था, लेकिन रतन टाटा जी के प्रति एक सम्मान, एक प्यार सारे भारतीयों में था। और वो एक पारसी थे। मैं इसको हिंदू मुसलमान सिख नहीं करना चाहता था, लेकिन जो लोग हमारे ऊपर, ये हमारे समाज के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको लिए वो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनका धर्म मजहब कोई नहीं पूछता था। वो भारतीय थे, वो रतन टाटा थे। हमें इससे कोई मतलब नहीं था कि उनकी किस प्रभु में आस्था है, किस ईश्वर में आस्था है और किस में नहीं है। आज हर भारतीय शोकाकुल है। आज हर भारतीय एक पर्सनल लॉस फील कर रहा है, दैट वी हैव लॉस्ट समवन फ्रॉम आवर ओन फैमिली। मैं जब सवेरे उठा, मुझे कल ये पता चला था कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं रतन टाटा जी को। तो ऐसा मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं सवेरे उठा और ये न्यूज़ ब्रेक हुई, तो मेरे मन में पहली चीज ये आई कि ये तो काश ये झूठ हो जाए। मगर उनकी आयु हो चुकी थी, 86 वर्ष के थे, 86 वर्ष के थे वो। और उन्होंने एक बहुत अच्छी जीवन उन्होंने जिया। उनकी कभी शादी नहीं हुई, मगर उनको चाहने वाले बहुत थे और सैकड़ों परिवार थे उनके। उनका खुद का स्वयं का परिवार नहीं था, लेकिन उनके बहुत सारे परिवार थे। उन्होंने जितना कमाया, जितना उन्होंने अर्जित किया, उससे ज़्यादा उन्होंने समाज की अलग अलग उत्थान के लिए उन्होंने उसको डोनेट किया, उसका दान किया। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े विजनरी थे। उनका टाटा इंडिका हो या चाहे अगर आप कार में देखें, उनकी टाटा नैनो हालांकि सफल नहीं हुई, मगर ये विजन करना कि हम भारतीयों को 1 लाख में कार अवेलेबल करा देंगे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस प्रोजेक्ट की सफलता तो रिबाहा जी हमारे आपके हाथ में नहीं होता है, मगर लोगों की भलाई के लिए ऐसा सोच लेना कि वो तो खुद बेंटली में चलते। देखिए, इंसान मनुष्य जो है ना रिबाहा जी, वो कई प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य वो होते हैं जो अपने लिए सब पाना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि दूसरे को कुछ ना मिले। कुछ ऐसे होते हैं उनको सब कुछ मिला होता है, लेकिन वो चाहते हैं सब कुछ दूसरों को मिल जाए। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो वो देना ही नहीं चाहते, वो खुद के लिए, स्वयं के लिए सब चाहते हैं, लेकिन किसी सामने वाले को कोई फायदा मिल जाए वो उनको बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, टाटा जी के जीवन से हमें सीखना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता तो अपने आप को बहुत गरीब, बहुत अमीर रख सकता था, बहुत रिच रख सकता था, बहुत जिसे कह लीजिए धनपशु के तरीके से वो आचरण रखते, लेकिन नहीं किया उन्होंने। उनके पास कोई कमी नहीं थी, तो उनको ज्यादा अच्छा लगता है कि अच्छा मैं तो बेंटले में घूम रहा हूँ और मेरे जो लोग हैं
भारतवर्ष में, वो तो गरीब रहेंगे तो मेरी बेंटले का मजा ज्यादा है, ऐसा नहीं किया उन्होंने। स्वयं भी एक साधारण सा जीवन जीते थे। हजारों हॉस्पिटल, हजारों चैरिटेबल संस्थान, हजारों जिसे समझ लीजिए वेलफेयर के स्कीम, इस तरीके की कई चीजें रतन टाटा जी ने की हैं, हमारे समाज को दी हैं। भारत का कोई किचन नहीं होगा जिसमें रतन टाटा ना हो, भारत का कोई घर नहीं होगा जिसमें रतन टाटा ना हो। रतन टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत थे, हम सबके बड़े थे, हम सबके काफी प्रशंसनीय, जिसे समझ हमारे रोल मॉडल थे। मैं बहुत बड़ा इसे लॉस मानता हूँ, बहुत बड़ा क्षति हुआ है भारतीय समाज को। जितना इसके बारे में दुख व्यक्त किया जाए वो बहुत कम है जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि वो पारसी थे, उनको हिंदुओं से, ना सिर्फ हिंदुओं से बल्कि मुसलमानों से, यानी कि इनको ओवर हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा सब बहुत प्यार करते थे। और ऐसा नहीं कि हमने टाटा का नाम पहली बार सुना हो, बल्कि हम उनको इतना पसंद करते थे और एग्जाम्पल्स के तौर पे सेट करते थे कि रतन टाटा ने भी कितनी मेहनत की, देखिए आज वो कहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपनी कंट्री का नाम रोशन किया, अपनी कंट्री के लोगों के लिए काम किया। तो सब उनको बहुत प्यार करते रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी आपके ही एक वो है अमरजीत सिंह साहब लिख रहे हैं, टाटाज लेगेसीज, लेबर रिफॉर्म, 5 days a week, सिक लीव, मैटरनिटी लीव। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सोच रखना, मैं जानता हूं लोग आपको नौकरी देते हैं और फिर चाहते हैं कि आप ना कुत्ते की तरह ट्रीट करें वो आपके श्रम का कोई भी सम्मान नहीं करना चाहते। उन्होंने आपको 1,000 रुपए देने हैं, 2,000 रुपए देने हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए देने हैं, उसके बाद ऐसे बिहेव करना है कि जैसे आपके वो मालिक हैं, आप उनके गुलाम हैं। दिस इज नॉट व्हाट रतन टाटा वॉज। 5 days a week कर देना, अगर ये मैं नहीं जानता कि ये उनकी इनिशिएटिव थी नहीं, पर टाटा को लोग सरकारी नौकरी कहते थे। रतन टाटा जी की नौकरी, टाटा जो ग्रुप्स है उसमें यदि आपकी नौकरी लग जाए तो लोग उसको सरकारी नौकरी मानते थे। इतनी आपको फैसिलिटी मिलती थी, इतनी परमानेंसी होती थी, कहाँ नहीं है टाटा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले वर्ष जो है वो शुरू किया था, जो है प्रधानमंत्री रिलीफ कोष, उसमें उन्होंने 500 करोड़ तो यूं ही डाल दिए थे, पहला उनका आया था। तो एक रतन टाटा जी के बारे में आपसे बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि धर्म, जात पात, ये भारत की सोसाइटी में एक, देखिए कुछ ही एक जो जिनको कन्वर्जन का शौक है वो हमें गाली देते हैं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। बाकी ये पारसी थे, मोदी जी के प्रशंसक थे, आप समझ नहीं है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री रिलीफ कोष शुरू किया था, क्योंकि उसके पहले वाला जो प्रधानमंत्री रिलीफ कोष था उसमें सारे कोषाध्यक्ष जो थे वो कांग्रेस के लोग थे, तो रतन टाटा जी ने 500 करोड़ रुपए ऐसे ही डाल दिए थे। 500 करोड़, आप सोच रही हैं, अरे वाह जी, कितनी बड़ी रकम है ये। तो पॉइंट ये कि अब हम जितनी भी उनकी तारीफ करें, जितनी भी उनकी प्रशंसा करें वो कम है। रिजॉल्व, उनकी बहुत बड़ा फेमस स्टोरी है कि फोर्ड ने कहा था शायद रतन टाटा जी के लिए कि सर आपकी आप, तबीयत ठीक है? हाँ जी हाँ जी, मेरी तबीयत ठीक है। मैं अभी जब सो के उठा तो थोड़ा लेजी फील कर रहा हूँ, और बार बार ये जो जमाई आती है मुझे, उसका मतलब ये है कि कुछ डिसऑर्डर है मुझे। आई एम ट्राइंग टू गेट बेटर। तो एनीवेज, तो ये जो आप समझने की ये जो क्षति हुई है या पूर्णीय है, और मैं बहुत अफसोस, इस पे मुझे बड़ा जो है वो पहुंचा। मैं एक कहानी बता रहा था उनका कि एक बार टाटा जी ने जब मोटर अपनी शुरू करी, उनकी टाटा इंडिका, और जब वो मोटर के उसमें गए 4 व्हीलर में, तो अच्छा नहीं किया इसने, टाटा ने, टाटा की कार ने। तो वो चाहते थे कि ये जो इनका कार का जो सेगमेंट है वो बेच दिया जाए, और इसके लिए वो फोर्ड से बातचीत करने गए। फोर्ड कार अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है, हैरिस
फोर्ड ने ही कारों का जो है वो एक तरीके से अमेरिका में उसके पायनियर थे। तो उसके जो हेनरी फोर्ड थे उन्होंने रतन टाटा जी का मजाक उठाया और बोला कि यदि आपको कार की समझ नहीं थी, ऑटोमोबाइल सेक्टर की समझ नहीं थी, पर्सनल कार्स की खासकर, क्योंकि ट्रक में टाटा ट्रक वाज ऑलवेज अ सक्सेस, तो आप आए क्यों? और बहुत बेइज्जती की उनकी। रतन टाटा साहब उठे और चले आए और उन्होंने ये आइडिया कि मुझे ये अपना ऑटोमोबाइल का सेक्टर बेचना है, उसको ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जोर लगा दिया और टाटा जो कार है उसको सक्सेस में बदल दिया। और देखिए, एज लक वुड हैव इट, हेनरी फोर्ड की कंपनी बिक गई, फोर्ड कंपनी को बेचना पड़ा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो टाटा ने एक्वायर किया था, हालांकि टाटा ने बाद में कई बड़ी बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया, जैगवार, लैंड रोवर, ये सब टाटा की कंपनियां हैं, ये उनका वो था। सो मैं आपको देख के बता सकता हूं कि क्या टाटा ने एक्वायर किया था फोर्ड। तो यस, टाटा मोटर एक्वायर्ड फोर्ड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन सानंद, गुजरात, ये 10 जनवरी को। उसके बाद आप सोच लीजिए, जिन्होंने एक समय उनको कहा था कि आपको समझ नहीं है कार की, और अंत में उनका ही हुआ। जी। तो और सर देखिए, ये मैं ये शेयर करना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं शेयर श्योर करना चाहूंगा, मनी कंट्रोल का ये है, आप इसको लाए उस पे। और ये तो चूंकि ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है moneycontrol.com, तो इसमें आप ये देख सकते हैं, द स्टोरी ऑफ रतन टाटा's रिवेंज ऑन फोर्ड एज टोल्ड बाय वेदांत बिरला। On this day in 2008, On this day in 2008, Tata Motors completed the deal to acquire two luxury car brands, Jaguar and Land Rover from Ford. तो आज की कौन सी कब ये पब्लिश हुआ था, यानी कि जून 2022 में ये पब्लिश हुआ, 2 जून 2022 को। और जो 2 जून 2008 को टाटा मोटर ने जो है वो एक्वायर किया था टू लग्जरी ब्रांड्स, जैगुआर एंड लैंड रोवर। और किससे खरीदा था उन्होंने? फोर्ड से खरीदा था। नॉट ओनली was the deal a huge professional success for the Indian automaker, it was also represented a personal victory for Ratan Tata. ये लिखते हैं कि ये जो सक्सेस था, ये जो प्रोफेशनल सक्सेस ही नहीं था जो कि टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा, बल्कि रतन टाटा जी के लिए ये एक पर्सनल व्यक्तिगत विजय भी था। द स्टोरी ऑफ टाटाज रिवेंज ऑन फोर्ड वॉज रिकाउंटेड बाय वेदांत बिरला। और इसके बाद अब ये कहानी शुरू करते हैं वेदांत बिरला जी के शब्दों में। द रिवेंज story of Tata, especially Ratan Tata ji over Ford, is truly the story of a massive success too. वेदांत बिरला जी ने लिखा। 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार। इसके पहले इंडिया में कार नहीं बनती थी और इंडिका जो थी वो इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार थी। A dream project of Ratan Tata's Tata Indica, however, failed to take off. और टाटा इंडिका फेल हो गई, टेक ऑफ नहीं किया। Due to low sales, Tata Motors decided to sell off its fledgling car business within a year its debut. एक साल के अंदर, चूंकि एक साल में कार बिकी नहीं, टाटा इंडिका उतना पिकअप नहीं किया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम बेच देते हैं। They decided to talk with American giant Ford to cut a deal in 1999. वो 1999 में फोर्ड के पास गया, उन्होंने कहा भाई एक साल पहले हमने भारत की पहली इंडिजीनियस जो है वो कार कंपनी खोली थी टाटा इंडिका, वो चला नहीं, आप इसको खरीद लीजिए। एंड फिर उसके बाद उनकी पूरी की पूरी टीम अमेरिका गई, रतन टाटा जी की पूरी टीम बिल फोर्ड से मिलने, who then was the chairman of the Ford, जो कि उस समय फोर्ड कंपनी के मालिक थे। The story goes that the Tata was humiliated by Ford during this meeting, right? So ये कहानी पे यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। Ford said that he will be doing Tata a favor if he bought a Tata car unit. उन्होंने कहा कि अगर ये ट्विटर से है, मैं इसको शेयर करता हूँ, तो Ratan Tata flew to US and has a long discussion with Bill Ford.
एंड जो कि उस समय उसके फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे. It was humiliating experience for Ratan Tata. Bill Ford made demeaning comments like why Tata set their foot in manufacturing without knowing anything about car production. Ford said that he will be doing a Tata a great favor if he bought. उन्होंने कहा, बिल फोर्ड ने कहा कि जब तुम्हें आता नहीं था कार के बिजनेस के बारे में तो तुमने इसमें हाथ पांव क्यों डाला अपना. और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करूंगा अगर मैंने तुमसे टाटा ये कार की यूनिट जो तुम बेचना चाहते हो वो खरीद ली. यानी कि कोई प्रॉफिटेबल डील नहीं है मेरे लिए. एंड दे डिडंट अराइव एट एनी डील. और उसके बाद कोई डील हुई नहीं बिल फोर्ड और टाटा के बीच में. The mortifying experience only made Ratan Tata more focused on his goals. Ratan Tata decided not to sell the product. उसके बाद रतन टाटा ने डिसाइड किया और भी उनको रिजॉल्व बना दिया. इसीलिए कभी कोई आपका मजाक उड़ाए ना तो उसको आप उससे कभी आप या आपको कोई डराए धमकाए आप उससे कभी भी डरिए मत या उसको आप अपनी हार मत मानिए बल्कि आप उससे और आप डिसाइडेड हो जाइए कि नहीं मुझे तो अब करना ही है, दुनिया को प्रूव करके दिखाना है. तो टाटा जी उसके बाद चले आए. उन्होंने फोर्ड के साथ कोई डील नहीं की और उसके बाद टाटा ने डिसाइड किया कि वो इस यूनिट को बंद नहीं करेंगे. What happened later is one of the best failures turned success moment. उसके बाद जो हुआ वो दुनिया के फेल जो बाद में बहुत बड़े सफलता का वो बन जाते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, वो स्टोरी है. After 9 years in 2008, US was hit by recession and Ford went bankrupt. Tata stepped in and offered to buy Jaguar and Land Rover for the full amount of 2.3 billion cash deal. And Ford said that Tata did a favor for Ford by buying JLR. यही सेम शब्द टाटा जी के लिए फिर फोर्ड ने कहा कि अगर वो जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदते हैं फोर्ड से तो फिर ये टाटा इस बार एहसान करेगा फोर्ड के ऊपर. An act of beautiful revenge by the visionary leader Ratan Tata, the winner of 2 civilian awards in India, Padma Bhushan and Padma Bhushan. Tata turned JLR into one of the most profitable in the industry, and today JLR is the backbone of Tata's finances. Ratan Tata showed the world what hard work, determination, blah blah blah. So ऐसे थे हमारे रतन टाटा जी. तो ईश्वर भी इनके ऊपर विशेष मेहरबान थे. ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी, कृपा थी इनके ऊपर. तो बॉटम लाइन ये है कि रतन टाटा इज नॉट एन ऑर्डिनरी मॉर्टल. आज वो चले गए हैं हमारे बीच में से, मगर उनकी इंडस्ट्री, उनकी फिलैंथ्रोपी, मानवों के प्रति उनका सहानुभूति, ऐसी कई कहानियां होंगी जो हम जानते भी नहीं है, जो उन्होंने मानवता की भलाई के लिए किए होंगे. वो पारसी जरूर रहे होंगे लेकिन हमारे लिए वो प्रेरणा के स्रोत है, हीरो हैं, मेरे पर्सनल हीरो हैं रतन टाटा जी. और जितनी उनकी तारीफ में, उनकी प्रशंसा में शब्द कहे जाएं रिबाहा जी उतने. जी बिल्कुल. एक हम मतलब हमारे पास अल्फाज भी नहीं है उनके लिए जितना उनकी एक सक्सेसफुल जर्नी रही है और उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया और इंडिया को बहुत ज़्यादा यानी कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और अपनी तरफ से जितनी एफर्ट हो इंडियन लोगों के लिए लगाते रहे. तो हम आए दिन यानी कि एग्जांपल सेट करते थे पाकिस्तान में बैठ के कि हम टाटा की कार ख़रीदेंगे, टाटा कैसे करेंगे. अभी पिछले दिनों सर मैंने एक वीडियो पे दूसरे चैनल पर रिएक्शन दिया, वो भी टाटा की कार्स पे दिया था, जिस पे मैं हमेशा से यही मेंशन करती आई हूँ कि मुझे टाटा की कार्स और टाटा की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं टाटा की ये चीज़ ख़रीदूँ, ये प्रोडक्ट ख़रीदूँ, ये प्रोडक्ट. बट आप बताएं अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लैशेस हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस तरह चल रही हैं कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड उस तरह नहीं बहाल हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए थी, बिजनेस होना चाहिए था. अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं न्यूज़ के हवाले से. काफ़ी दिन हो गए आपसे न्यूज़ के हवाले से डिस्कस नहीं हो पाया. अभी इलेक्शंस गुजरे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के, जिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उसको विन किया है और एक विक्ट्री कह सकते हैं उनकी जीत को. क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद जो है वो भारत में अब फलता फूलता जा रहा है और जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सी अच्छी न्यूज़ आई हैं. सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के विजय पे बात करने
370 का जो हटना था, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर आज की डेट में भी एक यूनियन टेरिटरी है, अभी उनको फुल फ्लेजेड स्टेटहुड नहीं दी गई है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्ट कराया था कि आप पर्टिकुलर डेट से पहले जो है इलेक्शन करा दें जम्मू एंड कश्मीर में, और वो उन्होंने कर दिया है। अब अगला जो स्टेप होगा वो स्टेटहुड का रिस्टोरेशन होगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया, लोगों ने आके वोट दिया, जिस भी वजह से दिया हो कि मोदी को हराना है, बीजेपी को हराना है, हिंदुत्व को हराना है, राष्ट्रवाद को हराना है, वो उनकी समस्या है, पर वोट दिया। 370 के बारे में आज अब्दुल्ला साहब का बयान आया, क्योंकि वही अब प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोगों ने उनको चुना है, और जो लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, तो उसमें जो है वो उन्होंने खुद कहा कि हमें भी ये पता है कि 370 तो अब आने वाला नहीं है, और हम तैयार हैं जो केंद्र सरकार है उसके साथ मिलकर काम करने के लिए, जिसको उर्दू में वो कहते हैं मरकजी हुकूमत। तो केंद्र सरकार जो है वो मोदी जी की है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की कि मोदी जी एक विजनरी लीडर हैं, और अब वो दोनों एक साथ इन टेंडम काम करेंगे, और एनडीए के पार्ट रह चुके हैं उमर अब्दुल्ला और उनके जो पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला, वो एनडीए का पार्ट रह चुके हैं, तो एक दूसरे को समझते भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक ऑर्डिनरी राजनेता नहीं है, जो भारत में अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 साल 40 साल से मैं देखा करता था। ये नेता वो होते थे जो जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो उन्होंने एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा उठाया, उसमें स्टार्च डाला और स्पोर्ट शूज पहने और नेतागिरी करने निकल गए। कुछ विजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। नेतागिरी से वो बस अपने जीवनोपार्जन चलाना चाहते थे, अपने जीवन में खर्चा चलाना चाहते थे, अपना पावर पाने की हसद थी। कोई समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा का कोई इरादा नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, वो राजनीति नहीं करते, वो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वो धर्म सेवा कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन, he is a politician that comes once in millennium. So and India is lucky कि वो आए और सही समय पे आए। तो जहाँ तक बातचीत रही कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ है बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी ने 29 सीटें ली हैं, और मैं अमरजीत सिंह जी का अगर ये प्रश्न है कि क्या जम्मू एलियनेट होगा, मैं नहीं मानता कि एलियनेट होगा, क्योंकि अब्दुल्लाज को भी ये पता है कि अगर ये एलिनेशन होता है तो पाकिस्तान उनके लिए ऑप्शन नहीं है। इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, या पाकिस्तान की अभी आंतरिक पॉलिटिकल स्थिति क्या है, वो देख रहे हैं। तो भारत को रह करके धमकाना और गाली देना बहुत आसान है, लेकिन जम्मू पीओजेके की जो सरकार है उसके पास क्या पावर है उनको भी अच्छे से पता है। तो उनके लिए बेस्ट और सेफ डील होगा कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के अपने आप को इंडियन मानते हैं, और मेरे ख्याल से वो अपने आप को इंडियन मानते भी हैं। फारूक अब्दुल्ला की जो बेटी है, यानी कि उमर अब्दुल्ला की जो बहन है, उन्होंने शादी की है एक हिंदू से, सचिन पायलट साहब से, और उनकी खुद उन्होंने एक हिंदू से शादी की हुई है उमर अब्दुल्ला ने। उनकी वाइफ का नाम कुछ किरण या कैसे है। तो फिर इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो ये कहें कि वो भारतीय नहीं है तो फिर ये बड़ा कष्टकारी होगा। तो खैर एनीवेज, बॉटम लाइन में आपसे बस यही कहूँगा कि जम्मू बिल्कुल एलियनेट नहीं होगा। सबसे अच्छी न्यूज़ है कि किश्तवाड़ करके एक इलाका है जो कश्मीर में पड़ता है, क्योंकि कश्मीर वैली की 17 सीटों पे बीजेपी ने भी इलेक्शन लड़ा था, और किश्तवाड़ इलाके में एक परिहार करके बच्ची है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, 29 साल की है, बमुश्किल संपरिवार उनका नाम है। उनके पिताजी की पिछले साल आतंकवादियों ने उनके पिता और चाचा की हत्या कर दी थी किश्तवाड़ में। उसने अपना घर नहीं छोड़ा, वो वहीं डटी रही, और उसके बाद आज वो उस इलाके से बीजेपी के वोट पे इलेक्शन जीती है, बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन जीती है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, एक अच्छी चीज हो रही है कि इस तरीके से भी वोटिंग पड़ रहे हैं, और जो शीतल परिवार है, उनका नाम नहीं है तो गलत नहीं है, तो मैं वो जीती है। तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू एंड कश्मीर को पीछे छोड़ा जाएगा। देखिए, ये जो एक इस्लामिक रेडिकलिज्म की जो बात थी वो अब धीरे धीरे पीछे होती जा रही है कश्मीर से।
जो कश्मीर का मुस्लिम समाज है वो अपने आप को राष्ट्र चिंतन से जोड़ रहा है, उसको भी ये पता है कि यही भविष्य है। और पीडीपी नहीं जीती, जमात इस्लामी नहीं जीते, बल्कि एनसी जीती है। एनसी एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि उमर अब्दुल्ला जो हैं वो ही इज इनफेमस फॉर सेइंग एरेटिक थिंग्स। ठीक है, पॉलिटिशियन है वो, इससे ज्यादा क्या कहा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू को एलियनेशन होगा। बीजेपी एक प्रखर आवाज होगी, और अगर सेंटर के साथ आपको काम करना है, जो कि बीजेपी बैठी हुई है, तो अगस्त में ये चुन के आए हैं, मई में वो चुन के आए हैं, जून में वो चुन के आए हैं, तो अरे अक्टूबर में ये चुन के आए हैं और जून में वो चुन के आए हैं, तो मुश्किल से 4 महीने का अंतर है। दोनों को 5 साल की सरकारें पूरी करनी है, और अगर 5 साल, तो उमर अब्दुल्ला साहब के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बीजेपी के अलावा उनको सेंटर से कोई और किसी गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो काम तो उनको बीजेपी के साथ ही करना है अपने पूरे टेन्योर में। इसलिए ये अच्छा भी है कि वो सेंटर के साथ काम करें, और फारूक और उमर अब्दुल्ला जी ने बयान भी दिया कि वो सेंटर के साथ मिलकर काम करेंगे, और 370 जैसे बेकार के विषयों पे अपना समय वो बर्बाद नहीं करेंगे। सो दिस इज इट। अच्छा सर, अब बात कर रहे थे हम पाकिस्तान की। थोड़े से न्यूज़ के हवाले से हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि पाकिस्तान आए हैं, और वो पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया को प्रेस कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आगे एससीओ सबमिट होने जा रहा है, जिस पे डॉक्टर एस जयशंकर वो पाकिस्तान आएंगे, इस पर आपकी क्या ओपिनियन? कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं एससीओ सबमिट में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि जाकिर नायक को कौन इंटेलेक्चुअल मानता है? हर समाज में लोग जो हैं वो हर तरीके के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जाकिर नायक कहीं से भी, आई एम रिसर्चर, आई एम पीएचडी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिसर्च के प्रोफेशन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, एनालिसिस के प्रोफेशन को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। अजम्पशंस और प्रिजम्पशंस, और आप भी बहुत अच्छे से समझती हैं, आप खुद एक रिसर्चर हैं, फिल कर रही हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप आगे पढ़ें, शिक्षक बने, और ये भी चलाएं, और शिक्षा के भी आप फील्ड में आए। तो आपको ये पता है कि अजम्पशंस जो होते हैं ना, वो बहुत डेंजरस होते हैं किसी समाज में सामाजिक ट्रांजैक्शंस को समझने के लिए। तो जाकिर नायक इज एन एग्जांपल ऑफ अजम्पशनिस्ट एनालिसिस। तो अभी उनका बयान था, मुझे पता नहीं आप एक महिला हैं कैसे लेंगी, कि जो शादीशुदा महिला नहीं है, ठीक है ना, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो वो किसी ऐसे आदमी से शादी कर ले जिसकी ऑलरेडी एक बीवी है, और या तो वो बाजारू औरत बन जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। क्या आप इस बयान के किसी भी एंगल को आप सपोर्ट कर सकती हैं कि जिन महिलाओं की शादी नहीं होती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? मतलब उनके साथ कोई चाहे जैसा चाहे वो बर्ताव कर ले, क्या ये है पब्लिक प्रॉपर्टी होने, शादी ना होने का? वो बहुत लोगों की कई कारणवश शादी नहीं होती। पाकिस्तान में मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की शादियां नहीं हुई। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि वो बाजारू औरत है और आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप उकसा रहे हो लोगों को ना, कि कोई अगर शादीशुदा नहीं है तो जो जाकिर नायक का प्रशंसक है वो एक तरीके से तो फिर एंटाइज्ड हो जाएगा ना। वो कहेगा कि भाई शादीशुदा नहीं लड़की है तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर हाथ डाल दो। वो बाजारू औरत है, वो उसकी कोई इज्जत नहीं। क्यों? क्योंकि शादी नहीं हुई उसकी। कल को कोई भी मुंह उठा करके आपको, किसी भी माँ बहनों को वो छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, क्या भाई क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुम पब्लिक प्रॉपर्टी हो, तुम्हें मेरा हक बनता है। तो इस तरीके की सोच का आप क्या कीजिएगा? तो इंडिया की तारीफ वो कोई प्रशंसा वर्ष नहीं करते, वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए उनको इंडिया का कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है कि मुझे 1000 किलो, अब आप क्या ट्रैवल कर रहे हो 1000 किलो लेकर, पहला सलाह यही मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आप अगर ट्रैवल भी कर रहे हो उस देश में तो उसके नियमों को मानो यार। अब एससीओ की मीटिंग के ऊपर जहां तक बात आती है, हालात तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। अभी 2 चाइनीज डिप्लोमेट्स की हत्या हुई है, फिर कल मैंने सुना कहीं और भी कुछ बम विस्फोट हुआ है, तो खुशगवार तो नहीं है। अब सेफ्टी कंसर्न्स तो रहेंगे। तो देखिए कहाँ जाती है ये बात।
बट हमारी जो कंसर्न्स हैं और हमारी आपके साथ गुड विशेस है कि आप अपने समाज को आप स्टेबलाइज कर सकती हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकती हैं, तो फिर बिल्कुल होगी। थैंक यू सो और मच। रतन टाटा जी को फिर से एक बार मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि रतन टाटा जी से हम जैसे लोग नहीं मिले थे डायरेक्ट, लेकिन हम बिल्कुल। सबके परिवार को उन्होंने छुआ है, हम सबके भावनाओं को उन्होंने छुआ है अपनी सादगी भरी जीवन से और उच्च विचार जिसे कहते हैं। तो मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत शोकाग्रस्त हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हों रतन टाटा जी, मुझे हम सबको एक दिन उसी नियति पे जाना है, तो जहाँ भी है रतन टाटा जी, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और ईश्वर उनको स्वस्थ रखे बस, और ईश्वर उनको जो है वो मोक्ष दे, यही मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। प्रोग्राम का एंड करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।